मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में हम आज पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोनों को लेकर के। पिछले पार्ट में हमने अध्ययन किया था प्रमुख पादप हार्मोनों को लेकर के। मुख्य रूप से प्रमुख पादप हार्मोन थे ऑक्जीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और एक निरोधी हार्मोन था जो संदमन कर रहा था, उल्टा कार्य कर रहा था, उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में हार्मोन। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी बहुत से हार्मोन देखे जाते हैं जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लेते हैं, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है, अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न उत्तकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर के ये कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित उत्तकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो ये शरीर को सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर व्रहित हो जाता। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में किया जाता है। यानी जो मनुष्य में अधिवृक्क ग्रंथि है, जिसको एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। इसे लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो इस प्रकार के हार्मोन मोचित होते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लीजिए कि आपने कभी शेर को देखा नहीं है, अचानक शेर सामने आ जाए तो बहुत डर लगेगा और ऐसी स्थिति में हम भागने पर उतारू होंगे। तो उस स्थिति में जो हार्मोन कार्य करता है वो एड्रेनलिन कार्य करता है। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइट और फ्लाइट, तो लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट, तो लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन का सीधा सा कार्य है कि ये मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए सहायक होता है। एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है, यानी रक्त में स्रावित होता है एक तरह से, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ना भी इसी का कार्य है, ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ये रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है और ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है विपरीत परिस्थितियों में। तो ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। नियंत्रण समन्वय स्थापित करने वाला दूसरा मार्ग है मस्तिष्क के अलावा ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोनों को सीधे ही रक्त में मोचित करती हैं। हम देख सकते हैं, ये मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का डायग्राम दे रखा है। इसमें देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि दे रखी है ऊपर। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम, मास्टर ऑफ मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये सारी ग्रंथियों, अन्य जो सारी ग्रंथियां उस पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। इसके अलावा फीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के आकार की है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। ये अपने शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी मानी जाती है। पराउटू ग्रंथि और आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, गले की ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि, इसके नीचे थाइमोसिन स्रावित होता है इससे। अग्नाशय ग्रंथि जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जिससे एड्रेनल स्रावित होता है, एड्रेनल हार्मोन। और एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं और वर्षणों में आपको पता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर देखते हैं अपन आगे, जैसे मादा हो तो उसके अंदर अंडाशय भी पाया जाता है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है।
पादपों में हार्मोन होते हैं जो देशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना देशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व प्रसारित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। जैसे नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है आयोडीन युक्त नमक, ये ऐड भी आता है टीवी में, या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? तो इसका सीधा सा कारण है कि जो आउटू ग्रंथि है ना गले की, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा यदि आयोडीन नहीं खाया तो थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन मुख्य जो तत्व हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, मेटाबॉलिज्म और हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गोइटर से ग्रसित हो सकते हैं। गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो सकता है जिसमें गले की ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी शरीर में, तो गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। फूली हुई गर्दन इसका लक्षण है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं, बौने व्यक्ति बौने होते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। आश्चर्य होता है कि ये कैसे होता है, तो इसका सीधा सा कारण है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन स्रावित यदि कम मात्रा में हो रहा है पीयूष ग्रंथि से तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और ज़्यादा अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है आवश्यकता से ज़्यादा तो शरीर भीमकाय हो जाता है। जैसा इनका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि के विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौनापन का कारण बनता है। जब आपके दोस्तों की आयु 10-12 वर्ष रही होगी तो आपने उनके अंदर कई परिवर्तन देखे होंगे। तो ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंधित होते हैं, जो लगभग 12 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था तक होती है यौनारंभ की अवस्था। उसके अंदर नर और मादा दो प्रकार के हार्मोनों का कार्य देखा जाता है। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो नर से स्रावित होने वाला हार्मोन निकलता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में इसी के समकक्ष एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है, जो दोनों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो नर हार्मोन पूछा जा सकता है क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन है एस्ट्रोजेन। अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने आहार में शक्कर लेने की सलाह दी हो, क्योंकि मधुमेह के रोगी है। कौन सा रोग हो जाए? मधुमेह का रोग। जब अधिक मात्रा में अपन मीठा का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में मधुमेह, डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। इसके लिए उपचार के रूप में बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देता है, जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि ये इतना आवश्यक है कि हार्मोनों का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिसमें किया जाता है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण। जो स्रावित होने वाले हार्मोन है जितने भी, उन हार्मोनों का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संशोषित कर लेती है तथा इसके अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। तो पुनर्भरण निरोध विधि से इसको नियंत्रित कर सकते हैं समय और मात्रा को। यह हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि स्रावित है, सभी अंगों वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय नियमन करता है, रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन है वर्षण अंडाशय मादा लैंगिक अंगों का विकास, मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इस प्रकार से जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन थे। और इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है जिनको देख सकते हैं अपन। कौन सा पादप हार्मोन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजेन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन हम जानते हैं जंतु हार्मोन है, साइटोकाइनिन हम जानते हैं एक पादप हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा आंसर है साइटोकाइनिन। इसके बाद में 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स। इसके बाद में मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो आज के लिए इतना ही।
अपना चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।